हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैंने हमेशा बोला है कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सोशोलॉजी के एमसीक्यू, जो कि बेस्ड है हमारे इग्नू कंटेंट से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इग्नू का जो कंटेंट है वो नहीं पढ़ पाए हैं। तो मेरे एमसीक्यू से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आज के जो एमसीक्यू हैं वो बेस्ड हैं रिसर्च टाइप पे, सैम्पलिंग मेथड से एंड रिसर्च स्टेप, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस होंगे वो तुलनात्मक मेथड से होंगे, बाकी फिर रादर देन आगे क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, देन फिर हम उनको एक्सप्लेनेशन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक विधि को विज्ञान की अनिवार्य क्रियाविधि मानते हुए इसे मानव विचारधारा की मूल प्रक्रियाओं में से एक किसने माना। तो ये चीज़ किसने मानी है कि जो तुलनात्मक विधि है ये विज्ञान की एक अनिवार्य क्रिया विधि है और ये मानव विचारधारा की मूल प्रक्रियाओं में से एक है। ऑप्शन है दुर्खीम, इवांस प्रिचार्ड, मैकफॉर्लेन या फिर लेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्यों का विवरण देने के स्थान पर तथ्यों की व्याख्या करने के रूप में तुलनात्मक समाजशास्त्र एक विशिष्ट शाखा न होकर स्वयं में समाजशास्त्र है। यह विचार किसका है? ये किसने बोला है कि तथ्यों का विवरण देने के स्थान पर हमें तथ्यों की व्याख्या करनी चाहिए? उनको व्याख्या के रूप में तुलनात्मक विधि एक समाजशास्त्र है, एक स्वयं में ही समाजशास्त्र, कोई शाखा नहीं है। ये चीज़ किसने बोली है? हॉबहॉस, दुर्खीम, इवांस प्रिचार्ड या फिर आर लोवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान का मत है कि मूल्यों की ठोस और पर्याप्त तुलना केवल उन्हीं दो प्रणालियों के बीच संभव है जो अपने आप में संपूर्ण है? ये चीज़ किसने बोली है? आंद्रे बेते, लुइस डिमो, बर्जेस या फिर टॉकविल। किसने बोला है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलना के एक आधार के रूप में जब एक बात का उदाहरण देकर दूसरी बात को समझाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अनुरूपता यानी एनोलॉजी, तुलना या फिर विचार प्रवाह या फिर सहगामी भाग। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जब एक बात का उदाहरण देके दूसरी बात को समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में सत्य कथन क्या है? एपिस्टेमोलॉजी के बारे में कौन सा चीज़ ट्रू है? ज्ञान की उत्पत्ति की अध्ययन करने वाली शाखा है ये। मानवीय विश्वास के पीछे निहित तर्कों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है या फिर ये सारे के सारे ही सही है? तो कौन सा इसमें से सही है एपिस्टेमोलॉजी के बारे में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब क्रम क्या क्या है? तथ्यों का विश्लेषण, सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन, या फिर नियमों का प्रतिपादन, सामान्यीकरण, उसके बाद तथ्यों का विश्लेषण, या फिर सामान्यीकरण, तथ्यों का विश्लेषण और उसके बाद फिर नियमों का प्रतिपादन, या फिर तथ्यों का संकलन, फिर सिद्धांत और उसके बाद अवलोकन। तो कौन सी चीज़ इसमें की जाती है? ठीक है, सोशल रिसर्च के जो चरण हैं उनको एक सीक्वेंस में लगाना है। तो कौन सी चीज़ इसमें की जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है कौन सी? प्रोबेबिलिटी यानी कि संभाव्यता निर्देशन है। कन्वीनियंस सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग या फिर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो कौन सी है इसमें की प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उदाहरण? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लस्टर सैंपलिंग में क्या चीज़ होती है? क्लस्टर सैंपलिंग में समस्त जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है या फिर जनसंख्या के समस्त भाग का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जनसंख्या के एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है, या फिर एक क्लस्टर दूसरे से आपस में होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या को छोटे छोटे विभिन्न भागों में बांटकर उनका अध्ययन करना किस सैंपलिंग मेथड का भाग है? इसको क्या बोलेंगे? कोटा सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग। इसको क्या कहेंगे? जब हम जनसंख्या को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उनका अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक जन समुदाय का अध्ययन करना है और हम उसमें से दो सबसे पहले आने वाले व्यक्तियों को चुन लेते हैं जो कि हमारे निकट थे। तो इसको हम क्या कहेंगे? कन्वीनियंस सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, परपोजिव सैंपलिंग या फिर रैंडम सैंपलिंग। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? अगर एक जन समुदाय का अध्ययन करना है उसमें सबसे पहले आने वाले व्यक्तियों को हम चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तात्कालिक समस्या का अध्ययन समस्या का समाधान करने के लिए अगर हम विशेषज्ञों द्वारा उनका अध्ययन कराते हैं, विशेषज्ञ उनका अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? अगला क्वेश्चन है, हम उत्तर प्रदेश के किसी एक विशेष शहर का अध्ययन करते हैं और उसके नतीजों को पूरे प्रदेश पर लागू कर देते हैं। तो ये किस तरीके की रिसर्च है? इसको क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल,
एक्स पोस्ट फैक्टो, इंडक्टिव या फिर डिडक्टिव। तो इसको क्या बोलेंगे हम? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु, वेयर, व्हेन, यानी कि कौन, कब, कहाँ, इन सभी प्रश्नों का अध्ययन किस रिसर्च में किया जाता है? एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड या फिर एक्शन, किस में किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हम केवल चरों के मध्य संबंधों को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अगर सिर्फ हम कोरिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि क्वांटिटेटिव मेथड यानी कि संख्यात्मक जो पद्धति होती है, जो मात्रात्मक रिसर्च की जो विधि है उसकी विशेषता नहीं है। ये डिडक्टिव होती है, ये फिक्स्ड होती है, ये इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, ये नेचुरल रिसर्च होती है। तो कौन सी चीज़ इसमें से नहीं है? तो अब देख लेते हैं हम इनके आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन था तुलनात्मक विधि को विज्ञान की अनिवार्य क्रियाविधि माना है और इसको मानव विचारधारा की मूल प्रक्रियाओं में से एक माना है। तो तुलनात्मक विधि को विज्ञान की एक अनिवार्य क्रियाविधि माना और इसको मानवीय मूल प्रक्रियाओं का हिस्सा माना है। इवांस प्रिचार्ड ने इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना और माना कि मनुष्य हमेशा ही कुछ ना कुछ तुलना करता ही रहता है। ये हमेशा ही जितनी भी प्रक्रियाएं होती, जितने भी प्रोसेस होते हैं, सभी में ये तुलना करके ही चीज़ें करता है। तो ये इवांस प्रिचार्ड ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन था तथ्यों का विवरण देने के लिए स्थान तथ्यों की व्याख्या करने के रूप में तुलनात्मक समाजशास्त्र एक विशिष्ट शाखा न होकर स्वयं में समाजशास्त्र है। तो ये चीज़ किसने कही है कि जो तुलनात्मक समाजशास्त्र है ये व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है एक तरीके से, और ये एक विशिष्ट शाखा नहीं है बल्कि खुद में ही एक समाजशास्त्र है। तो तुलनात्मक समाजशास्त्र एक तरीके से तथ्यों की व्याख्या करता है और ये अपने आप में ही समाजशास्त्र है। ये चीज़ बोली है दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस विद्वान का मत था कि मूल्यों की ठोस और पर्याप्त तुलना केवल उन्हीं दो प्रणालियों के बीच संभव है जो अपने आप में संपूर्ण हो। तो अगर हमें मूल्यों की ठोस और पर्याप्त तुलना करनी है तो वो दो प्रणालियां संपूर्ण होनी चाहिए। ये चीज़ बोला है लुईस ड्यूमो ने। राइट आंसर लुईस ड्यूमो है। नेक्स्ट क्वेश्चन था तुलना के एक आधार के रूप में जब एक बात का उदाहरण देकर दूसरी बात को समझाया जाता है। तो जब भी हम ऐसा करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी चीज़ समझा रही हूँ तो मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, उसी से रिलेटेड दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ। तो जब किसी भी थियोरी को समझाने के लिए हम कोई एग्जाम्पल दे देते हैं या एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात का उदाहरण दे देते हैं तो उसको बोला जाता है एनोलॉजी या फिर अनुरूपता, यानी कि उसी के अनुरूप हमने एग्जाम्पल दे दिया। तो रिसर्च में इसका यूज़ बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एपिस्टोमोलॉजी के बारे में सही चीज़ क्या है? तो एपिस्टोमोलॉजी आपको पता होगा एपिस्टोमोलॉजी में होता क्या है। एपिस्टोमोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, ये हमारे पास एक्चुअल में आया कहाँ से, इसका अध्ययन हमने कहाँ से करना शुरू किया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हम जान जाते हैं कि क्या चीज़ सही क्या गलत। तो जो नॉलेज है ये कहाँ से आया, बेसिकली इसकी प्रकृति कैसी है, इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है एपिस्टोमोलॉजी में। तो एपिस्टोमोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो ज्ञान की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, प्लस मानवीय विश्वास के पीछे कौन कौन से तर्क निहित होते हैं। हम कोई भी चीज़ मानते हैं, हमारे जो बिलीव्स होते हैं एपिस्टोमोलॉजी में, उन ह्यूमन बिलीव्स का अध्ययन किया जाता है और देखने की कोशिश की जाती है कि उन ह्यूमन बिलीव्स के पीछे कौन कौन से लॉजिक होते हैं। तो उन लॉजिक्स का अध्ययन किया जाता है। देन फिर हमारे जो नॉलेज है उसकी प्रकृति किस तरीके की है, किस तरीके का उसका नेचर, इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो एक तरीके से ये सभी आ जाते हैं एपिस्टोमोलॉजी में। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सामाजिक अनुसंधान के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम सभी का देखें तो देखिए सभी में गलत चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि अगर हम तथ्य संकलन करेंगे फिर डायरेक्ट सिद्धांत बनाएंगे फिर क्या लास्ट में अवलोकन करेंगे, तो लास्ट वाला बिल्कुल गलत। थर्ड वाला ऑप्शन ये भी गलत, क्योंकि सामान्यीकरण हम पहले करेंगे फिर तथ्यों का विश्लेषण, ये भी गलत। फिर सेकेंड वाला भी गलत, क्योंकि नियमों का प्रतिपादन पहले नहीं कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास आंकड़े हैं तो हम आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, फिर उनको सामान्यीकृत करेंगे, फिर उनसे नियम बनाएंगे। तो पहले तथ्यों का विश्लेषण, फिर सामान्यीकरण, फिर नियमों का प्रतिपादन। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हैं, कई बार क्या कह लो आप, हर बार आते हैं रिसर्च के स्टेप से लेकर के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उदाहरण है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब कि संभाविता निदर्शन जिसमें सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना होती है, इसका कौन सा उदाहरण है?
कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग या फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो ऊपर के जो 3 है ये कन्वीनियंस, कोटा और स्नोबॉल, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है क्योंकि इनमें सभी के चुने जाने की संभावना नहीं रहती। लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, स्तरीकृत निदर्शन है, इसमें सभी के चुने जाने की संभावना रहती है, इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी यानी संभाविता निदर्शन। अच्छा, इसकी जो सैम्पलिंग की एक वीडियो है मैंने बनाई हुई है, बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें समझाया है। आप यूनिट 2 की जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करिए, उसमें आपको मिल जाएगी सैम्पलिंग वाली वीडियो, उसको देख लीजिए। वहाँ से क्वेश्चन 1-2 तो पक्का आ जाएंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें दी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, समस्त जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है या फिर जनसंख्या के समस्त भाग का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जनसंख्या के एक विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है, या फिर आपस में ये होमोजेनियस होते हैं। तो आपस में ये समान तो बिल्कुल नहीं होते, तो लास्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। थर्ड वाला फिर ऑप्शन विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है, नहीं होता है क्योंकि इसमें सब मिक्सअप होता है। जनसंख्या के समस्त भाग का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, जनसंख्या के समस्त भाग का प्रतिनिधित्व होता है। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है, पहले अलग अलग जो वर्ग होते हैं वहाँ से कुछ, हर एक वर्ग से कुछ लोगों को चूज कर लिया जाता है, तो वो एक ऐसा क्लस्टर बन जाता है। एक आयु का हो गया, एक लिंग का हो गया, एक जाति का हो गया, इस तरीके से आपस में बन गया, तो पूरी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये अंदर तो होमोजीनियस होते, एक जैसे होते, समान। लेकिन अगर एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से देखा जाए तो ये अलग होता है, क्योंकि इसमें दूसरा मतलब कि ये इस तरीके से हेट्रोजीनियस होते हैं और आपस में ये लोग होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, समस्त जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जनसंख्या को छोटे छोटे विभिन्न भागों में बांटकर उनका अध्ययन करना किस सैंपलिंग का मेथड है, किस सैंपलिंग का भाग है, कौन सी सैंपलिंग मेथड यहाँ पे आएगी अगर हम जनसंख्या को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम जनसंख्या को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उनका अध्ययन करते हैं तो उनको बोला जाता है स्ट्रेटा। पॉपुलेशन जब बहुत अधिक विविध होती है, कहीं पे किसी तरीके के लोग हैं, कहीं पे किसी तरीके, जैसे अपने भारत की जनसंख्या है, तो उसका जब हमको अध्ययन करना होता है तो हम छोटे छोटे स्ट्रेटा बनाते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करते हैं, देन फिर हम उन चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि हमें एक जन समुदाय का अध्ययन करना है, हम उनमें से 2 सबसे पहले आने वाले व्यक्तियों को चुन लेते हैं जो कि हमारे निकट थे, तो इसको हम क्या कहेंगे। तो हमें बहुत सारे लोगों का अध्ययन करना था, लेकिन जो हमारे पास ही मिल गए हमको, हमने उनका चूज कर लिया, उनका अध्ययन कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कन्वीनियंस सैंपलिंग। क्यों, क्योंकि हमने सुविधा देखी कि हमारे पास में है, हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, चलो ठीक है इन्हीं का अध्ययन कर लेते हैं, तो ये हो गया कन्वीनियंस सैंपलिंग। अच्छा, पर्पजिव क्या होता, अगर हमें किसी एक विशेष उद्देश्य से अध्ययन करना होता और उस उद्देश्य में वो लोग पूरा कर रहे होते तो वो पर्पजिव होता, लेकिन अभी यहाँ पे हमने अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर लिया, तो ये कन्वीनियंस सैंपलिंग हो जाएगा। सैंपलिंग मेथड वाला वीडियो देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तात्कालिक समस्या का समाधान करने के लिए जो विषय विशेषज्ञ हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट हैं, जब उनके द्वारा अध्ययन किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं। तो जब भी हम त्वरित समस्या का समाधान करते हैं तो वहाँ पे 2 रिसर्च आती हैं, एक तो आती है आपकी अप्लाइड, दूसरी होती है एक्शन। एक्शन में विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है, एक्शन में कोई प्रैक्टिशनर अध्ययन कर सकता है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च में विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए आपको विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम उत्तर प्रदेश के किसी एक विशेष शहर का अध्ययन करते हैं और उसके नतीजों को पूरे प्रदेश पर लागू कर देते हैं, तो ये किस तरीके की रिसर्च है। अगर हमने एक पर्टिकुलर जगह का अध्ययन किया, फिर उसके जो नतीजे हैं उनको पूरे प्रदेश पे लागू कर दिया, तो इसको हम कहेंगे इंडक्टिव। सपोज दैट हमने लखनऊ का अध्ययन किया और उसको पूरे यूपी पे लागू कर दिया, तो हम विशेष से सामान्य की ओर गए, एक स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं ना, तो इंडक्टिव मेथड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु, वेयर, व्हेन जैसे प्रश्नों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो देखिए, ये जो 2 टाइप की रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पे बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। जो एक्सप्लोरेटरी होता है, यहाँ पे जब हमें समस्या के बारे में कुछ नहीं पता होता है, क्या है का अध्ययन करना होता है, तो एक्सप्लोरेटरी होती है। लेकिन कब, क्यों, कैसे, इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करना होता है तो हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि हम केवल चरों के मध्य संबंध को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करते हैं हम, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम
कारण और प्रभाव जानने की भी कोशिश करते हैं। चरों के मध्य संबंध तो देखते हैं लेकिन कारण और प्रभाव भी ढूंढते हैं। लेकिन जो आपका ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसमें हम सिर्फ चरों के मध्य कोरिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम है कोरिलेशनल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, सिर्फ जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच कोरिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनके बीच सहसंबंध ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इसको बोलेंगे हम नॉन एक्सपेरिमेंटल। और जहाँ पे कारण और प्रभाव देखेंगे तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल। फिर लास्ट क्वेश्चन था क्वांटिटेटिव रिसर्च की विशेषता नहीं है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि इसमें सामान्य थ्योरी हमारे पास पहले ही होती है, फिर हमको उससे कुछ चीज़ें करनी होती हैं। फिक्स्ड होती है क्योंकि हमारे पास पहले से ही सिद्धांत बना हुआ है, तो फिक्स्ड है, हम बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भाग सकते। फिर हाइपोथेसिस हमने जो पहले से बना रखी होती है उसी को हमको बस टेस्ट करना होता है कि ये सही है गलत है। जो चीज़ नहीं है, इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, नेचुरल नहीं होती है। नेचुरल अगर होगी तो उसको हम कहेंगे इंडक्टिव। तो जो आपकी डिडक्टिव होती है वो नेचुरल नहीं होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड इसको काफ़ी सारे लोगों तक शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस डेली मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहें, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए।